और देखते हैं मणिपुर राज्य को। मणिपुर से संबंधित है आओशांग जो कि डोल यात्रा है। उसके बाद में लाई हरुबा मेरी मेकिंग ऑफ द गॉडेस। उसके बाद में कांग रथ यात्रा, चेरी ब्लॉसम और चुम्फा, ये सब जो है वो मणिपुरी राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, मेघालय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मेघालय से संबंधित है दोस्तों वागंगला और नोंगक्रेम। उसके बाद में बेहदीन खलम और स्ट्रॉबेरी महोत्सव, ये सब जो है वो मेघालय राज्य से संबंधित है। अगला मिजोरम की बात करें तो मिजोरम से संबंधित है चापचरकूट, उसके बाद में मीमकूट और थाल फंगावट कूट। इसके बाद में नागालैंड को देखें तो नागालैंड से संबंधित है दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो त्रिपुरा में भी मनाया जाता है। उसके बाद में मुआसू उत्सव जो कि इवो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद में सेकरनेई, उसके बाद में ओंगमोंग और यमसी, ये सब जो है वो नागालैंड से संबंधित है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा से संबंधित जो है वो है दोस्तों छऊ धानु यात्रा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है धानु यात्रा। इसके बाद में राजा परबा और बाली यात्रा, कोणार्क महोत्सव, मिट्टी कला महोत्सव, नुआखाई जो है दोस्तों वो उड़ीसा से ही संबंधित है। ये मिलान करने के तौर पे प्रश्न को पूछ लिया जाता है। फिलहाल देखते हैं हम लोग पंजाब के बारे में। पंजाब से संबंधित जो है दोस्तों वो है होला मोहल्ला, उसके बाद बैसाखी जो कि 13 अप्रैल 1999 से शुरू हुआ खालसा पंथ के द्वारा। उसके बाद में गुरु पर्व और लोहड़ी जो है वो फसल कटाई पर मनाया जाता है 13 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान से जो संबंधित उत्सव है उसमें आ जाएगा गणगौर उत्सव और मोमासर उत्सव। इसके साथ साथ राजस्थान से संबंधित है पुष्कर मेला, उसके बाद में बूंदी उत्सव, चंद्रभागा उत्सव, मत्स्य उत्सव, कोलायत उत्सव और मरु महोत्सव, ये सब जो है वो राजस्थान से संबंधित है। अगला स्टेट देखते हैं सिक्किम। सिक्किम से संबंधित है लोसुंग, सोनम, लोहोत्सार, उसके बाद में लोसर या लोसारी और सगादाबा। तमिलनाडु को देखें, तमिलनाडु से संबंधित है पोंगल। पोंगल के 4 दिन होते हैं जिसमें भेंगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कन्या पोंगल के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों जल्लीकट्टू जो कि बैल से संबंधित है, बैल के द्वारा ही किया जाता है, और चित्राथी और थाई पुषम, ये सब जो है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ये सब उत्सव जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना से संबंधित है बोनालू, बथुकम्मा, मेदर राम यात्रा, उसके बाद में अलाई बलाई, तेलंगाना दशहरा। इसके बाद त्रिपुरा को देखें, त्रिपुरा से संबंधित है खर्ची पूजा उत्सव, संतरा उत्सव, बीजू, होजगिरी, केर उत्सव, खमपुई और गरिया पूजा, ये सब जो है वो त्रिपुरा से संबंधित है। उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है दोस्तों वो है कुंभ महोत्सव जो कि प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन, नासिक में मनाया जाता है। कौन? कुंभ महोत्सव। आगे बढ़ते हैं और इसके साथ साथ बात करते हैं कजली महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, श्रावणी मेला, कालिंजर महोत्सव, नौचंदी महोत्सव, उसके बाद में बंटेश्वर ढाई घाट और साकुंभरी देवी उत्सव, ये सब मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में मनाया जाता है फूलदेई, हरेला और घी महोत्सव। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है नवोबोर्षो दुर्गा पूजा, जगधात्री पूजा, डोल उत्सव या डोल यात्रा, गंगा सागर उत्सव, पोइला बैसाख, इसके बाद में तीस्ता चाय महोत्सव। उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश को देखें तो इसमें अंडमान निकोबार को पहले देखते हैं। इसमें मनाया जाता है मरियमन, उसके बाद में समुद्र तट महोत्सव और मानसून महोत्सव। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में मनाया जाता है रोज उत्सव, कैक्टस उत्सव और गुलदाउदी उत्सव। दादरा और नगर हवेली एवं दीव की बात करें तो इसमें मनाया जाता है दोस्तों दीवाशोल और तारपा महोत्सव। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मनाया जाता है ड्रोन महोत्सव, बसंत उत्सव और हैप्पीनेस उत्सव। इसके बाद लद्दाख को देखें तो लद्दाख में मनाया जाता है लोसर महोत्सव, हेमिस त्सु, उसके बाद में हेमिस गोप्पा, सक दावा और कोरजोक। इसके बाद वाले राज्य को देखें जो कि जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है हेमिस महोत्सव, ट्यूलिप महोत्सव, सिकारा महोत्सव, खीर भवानी उत्सव और डासमोचे उत्सव।
उसके बाद में पांडिचेरी की बात करें तो पांडिचेरी में मनाया जाता है दोस्तों पोंगल और फ्रेंच फूड उत्सव, ये पांडिचेरी में मनाया जाता है। इसके साथ साथ यदि देखें राज्यों के नव वर्ष के बारे में, तो राज्यों के नव वर्ष को क्या कहा जाता है, उससे संबंधित कौन सा उत्सव मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, उसके नव वर्ष को उगादि कहते हैं और ये मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र के नव वर्ष को कहा जाता है गुड़ी पड़वा, जो कि चैत माह के पहले दिन मनाया जाता है। पंजाब के नव वर्ष को बैसाखी कहा जाता है, 13 अप्रैल को मनाया जाता है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के नव वर्ष को कहा जाता है पुथंडू, जो कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है। असम के नव वर्ष को बोगाह बिहू के नाम से जाना जाता है, जो कि अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के नव वर्ष को पोहेला बोईशाखा के नाम से जाना जाता है, जो कि अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। इसके बाद गुजरात की बात करें तो गुजरात के नव वर्ष को बोला जाता है दोस्तों वेस्टु वरस, जो कि दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। और केरल की बात करें तो केरल के नव वर्ष को विशु कहा जाता है, जो कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में दोस्तों सिक्किम के नए वर्ष को कहा जाता है लोसुंगू, जो कि दिसंबर माह में मनाया जाता है। और कश्मीर के नए वर्ष को नवरेह कहा जाता है, जो कि चैत के पहले दिन को मनाया जाता है। उसी तरह उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के पहले जो नए वर्ष होते हैं उसको कहा जाता है पाना संक्रांति, जो कि हनुमान मंदिर का पूजन किया जाता है। इस तरीके से अगले जो पॉइंट है, अगले जो टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं, जो कि कह रहा है भारतीय त्योहारों का हिंदी तिथि। दोस्तों भारतीय त्यौहार जो हैं उनके हिंदी तिथि को हम लोग देखें तो महाशिवरात्रि जो है वे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है महाशिवरात्रि। वहीं होली की बात करें तो होली मनाया जाता है फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। उसके बाद दीपावली की बात करें तो दीपावली मनाया जाता है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को। उसी प्रकार रामनवमी की बात करें तो रामनवमी मनाया जाता है चैत्र मास की नवरात्रि का अंतिम दिवस होता है, अर्थात चैत का जो नवरात्रि होता है उसमें का जो अंतिम दिवस होता है, अर्थात जो नवरात्रि का दिन होता है उसको उसी दिन नवरात्रि मनाया जाता है। नवमी के दिन को नवरात्रि मनाया जाता है और ये मनाया जाता है रामनवमी। दोस्तों गणेश चतुर्थी की बात करें तो गणेश चतुर्थी मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक को। तो इस तरीके से अब हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं भारत के प्रमुख मंदिर के बारे में। दोस्तों भारत के प्रमुख मंदिरों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्तर भारत के प्रमुख मंदिर के बारे में। उत्तर भारत के प्रमुख मंदिरों के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं जम्मू और कश्मीर राज्य में जो मंदिर उपस्थित है उसके बारे में हम लोग बात करें तो दोस्तों वहाँ के मंदिर है वैष्णो माता का मंदिर, उसके बाद में रणबीश्वर मंदिर जो कि महाराजा रणजीत सिंह से संबंधित है, उसके बाद में अमरनाथ गुफा जो कि जम्मू कश्मीर में ही है, और रघुनाथ मंदिर जो कि महाराज गुलाब सिंह से संबंधित है। उसके बाद में खीर भवानी का मंदिर महाराजा प्रताप सिंह से ही संबंधित है। उसके बाद में सूर्य मंदिर ये अशोक के पुत्र जलूका ने बनवाया था। इसके बाद में अगले स्टेट की बात करें तो वह है दोस्तों लद्दाख, और लद्दाख में जो मंदिर है उसमें हो जाएगा अचली चोस खोर जो कि रिनचेर सांगपो से संबंधित है। उसके बाद में लाल मैत्रेय मंदिर जो कि बौद्धों से संबंधित है और ये राजा त्रग्यस्पा बूमडे के द्वारा बनवाया गया। इसके बाद में तारा मंदिर और माथु मंदिर। इसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में जो मंदिर है उसके बारे में। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की मंदिर है माता चिंतापूर्णी देवी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, श्री हनुमान या जाखू मंदिर, उसके बाद में संकट मोचन मंदिर और हडिम्बा देवी का मंदिर। ये सब जो मंदिर है वो हिमाचल प्रदेश में है। अगले स्टेट की बात करें उत्तराखंड में तो दोस्तों उत्तराखंड में देखते हैं बद्रीनाथ का मंदिर, केदारनाथ मंदिर और सुरकंडा देवी का मंदिर। ये सब जो है दोस्तों वो उत्तराखंड में है। इसके साथ साथ नीलकंठ महादेवी मंदिर, त्रियुगी नारायण मंदिर, चंद्रबढ़नी मंदिर, जागेश्वर मंदिर, मनसा देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर और उसके बाद में नैना देवी मंदिर, सयाही देवी मंदिर और पुष्टि माता मंदिर। अगले स्टेट में चले दोस्तों तो अब हम लोग प्रवेश करेंगे हरियाणा में। हरियाणा राज्य का जो मंदिर है उसमें आ जाएगा थानेश्वर महादेव मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, गरीबदास मंदिर, दादा बूढ़ा मंदिर, सीता माई मंदिर, उसके बाद में लकड़हारा मंदिर, द्रौपदी घाट मंदिर, शीतला माता मंदिर और एकलव्य मंदिर। इसके साथ साथ भूतों का मंदिर और एटलस मंदिर।
अगले स्टेट में चले दोस्तों, पंजाब में हम लोग प्रवेश करते हैं। पंजाब में जो मंदिर है उसमें आ जाएगा मुक्तेश्वर मंदिर, दुर्गियाना मंदिर और स्वर्ण मंदिर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलते हैं राजस्थान में। राजस्थान का जो मंदिर है उसमें आएगा ब्रह्मा जी मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, जीण माता मंदिर, कैला देवी मंदिर, बालाजी मंदिर और करणी माता जो कि सफ़ेद चूहे से संबंधित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले मंदिर जो कि राजस्थान राज्य से ही संबंधित है। उसमें आ जाएगा आवरी माता मंदिर, उदय मंदिर, उसियन मंदिर, किराड़ू मंदिर। इसके बाद में कुंजल माता मंदिर और गंगा महारानी मंदिर, गढ़ गणेश मंदिर, चार भुजा मंदिर, तनोट राय माता मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य का जो प्रमुख मंदिर है उसमें आ जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेघ घाट मंदिर, रंगजी मंदिर, प्रेम मंदिर। इसके बाद में बड़े हनुमान मंदिर, मन कामेश्वर मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी, भरत मिलाप मंदिर और इसके बाद आ जाएगा दोस्तों अष्टभुजा मंदिर। उसके बाद में गोरखनाथ मंदिर, उसके बाद भारत माता मंदिर। ये सब जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर हैं। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम लोग नई दिल्ली में। नई दिल्ली का जो मंदिर है उसमें आ जाएगा अक्षरधाम मंदिर, किलकाली भैरव मंदिर, हनुमान मंदिर, बिरला मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है इसे। इसके बाद में लोटस टेम्पल, कालकाजी मंदिर और जोग माया मंदिर। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रवेश करते हैं बिहार राज्य में। दोस्तों बिहार राज्य का जो प्रमुख मंदिर है उसमें आ जाएगा महाबोधि मंदिर, विष्णुपद मंदिर, पाटन देवी मंदिर, मिथिला शक्ति पीठ मंदिर और अशोक धाम मंदिर। इसके साथ साथ में जल मंदिर और सुमेरा सूर्य मंदिर। और एक मंदिर और आएगा वो है दोस्तों विराट रामायण मंदिर जो कि बिहार राज्य में ही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब प्रवेश करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य का जो प्रमुख मंदिर है उसमें आ जाएगा ओंकारेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, चतुर्भुज मंदिर, सास बहु मंदिर, 64 योगिनी मंदिर। इसके बाद में बड़ा गणेश मंदिर और अगला मंदिर हो जाएगा अन्नपूर्णा मंदिर और काल भैरव मंदिर। इसके बाद नेक्स्ट राज्य में चलते हैं, वह है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो उसमें का प्रमुख मंदिर है दंतेश्वरी मंदिर, चंद्रहासनी मंदिर, बंजारी माता मंदिर, माँ अम्बलेश्वरी मंदिर। उसके बाद में भोरम देव मंदिर। अगला राज्य हो जाएगा दोस्तों झारखंड। झारखंड राज्य का जो प्रमुख मंदिर है उसमें आ जाएगा बैद्यनाथ मंदिर, हरिहर धाम मंदिर, देवड़ी मंदिर, कौलेश्वरी मंदिर, नौलखा मंदिर। इसके बाद में तपोवन मंदिर और इसके बाद में आएगा दोस्तों हल्दी घाटी मंदिर और उग्रतारा मंदिर। और अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे साउथ इंडियन मंदिर, अर्थात जो दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिर है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे स्टेट वाइज। दोस्तों दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिर में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तमिलनाडु में जो मंदिर है उसके बारे में। तमिलनाडु में प्रमुख मंदिर है मीनाक्षी मंदिर जो कि शिव और पार्वती का है और ये पांड्य शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर जो कि राजराज चोल से संबंधित है और श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल जो कि लक्ष्मी से संबंधित है, ये चोल शासकों ने बनवाया था। एकम्बेश्वर मंदिर। इसके बाद वाले मंदिर की बात करें तो वो है महाबलीपुरम मंदिर। उसके बाद में गंगकोट चोलपुरम मंदिर और नेलई अपार मंदिर। उसके बाद में रंगनाथ स्वामी मंदिर और एरावतेश्वर मंदिर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कर्नाटक राज्य के प्रमुख मंदिर के बारे में। अब हम लोग कर्नाटक में प्रवेश करते हैं, अब वहाँ के मंदिरों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धर्म स्थल मुंजानेश्वर मंदिर। उसके बाद में विरूपाक्ष मंदिर जो कि शिव से संबंधित है और ये चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। उसके बाद में उडुपी श्री कृष्ण मंदिर, विट्ठल मंदिर। उसके बाद में चेनाकेशव मंदिर। उसके बाद केदारेश्वर मंदिर। उसके बाद में दोस्तों हजारा राम मंदिर। ये सब मंदिर और स्टेट से संबंधित जो है दोस्तों प्रश्न डायरेक्ट मिलान करने के लिए दे दिया जाता है कि कौन सा मंदिर किस स्टेट से है। इस तरीके से इसे याद रखना भी बेहद जरूरी है। फिलहाल हम लोग अब चलते हैं केरल राज्य में। केरल राज्य का जो प्रमुख मंदिर है उसमें आ जाएगा दोस्तों पद्मनाथ स्वामी मंदिर। उसके बाद में सबरीमाला मंदिर और अगला मंदिर हो जाएगा वो हो जाएगा वडकुनाथ मंदिर, वडकुनाथन मंदिर और लास्ट मंदिर जो है दोस्तों वो है अटुकल भगवती मंदिर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट राज्य में चलते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का जो मंदिर है उसमें आ जाएगा भगवान वेंकटेश्वर मंदिर
उसके बाद में अहोबिलम मंदिर, लोपाक्षी मंदिर, यांगती मंदिर, उसके बाद में कनिपकम मंदिर, मंगलगिरी, उसके बाद श्री पद्मावती अम्मावरी मंदिर। अगले राज्य में चलते हैं दोस्तों तेलंगाना में। तेलंगाना के जो प्रमुख मंदिर हैं, अगला राज्य है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य के प्रमुख मंदिरों को देखें, उसमें आ जाएगा रामजया मंदिर, उसके बाद में संगमेश्वर मंदिर जो कि महाराजा सत्याश्रय विक्रमादित्य से संबंधित है, उसके बाद में जोगलुम्बा मंदिर, और अगला मंदिर है सालेश्वरम लिंगमया स्वामी मंदिर, चिलकुर बालाजी मंदिर और केसर गुट्ठा मंदिर। अगले मंदिर की ओर चलते हैं दोस्तों अगले राज्य में। तो अगला राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो प्रमुख मंदिर है उसमें आ जाएगा साईं बाबा मंदिर और घृणेश्वर मंदिर। घृणेश्वर मंदिर ये जो है दोस्तों वो मालोजी राजे भोसले जो कि छत्रपति शिवाजी के दादा हुआ करते थे उनसे संबंधित है। उसके बाद में त्र्यंबकेश्वर मंदिर और यमाई देवी मंदिर, उसके बाद में सिद्धि विनायक मंदिर और भीमशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो कि छत्रपति शिवाजी से संबंधित है। अगला राज्य देखते हैं दोस्तों गोवा में। गोवा में जो प्रमुख मंदिर है उसमें आ जाएगा मंगेशी मंदिर, सप्तकोटेश्वर मंदिर, कामाक्षी मंदिर। ये सब जो है वो गोवा के मंदिर है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का जो प्रमुख मंदिर हो जाएगा उसमें आएगा काली घाट काली मंदिर, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, उसके बाद में अग्नि मंदिर, बेलूर मठ और विष्णुपुर मंदिर। ये सब जो है वो पश्चिम बंगाल के मंदिर हैं। अगला राज्य में चलते हैं गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य का जो प्रमुख मंदिर है उसमें आ जाएगा सोमनाथ मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, अंबाजी मंदिर, रुक्मिणी मंदिर, सूर्य मंदिर और सामलाजी मंदिर। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ओडिशा में। ओडिशा का जो प्रमुख मंदिर है उसमें आ जाएगा दोस्तों जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर कोणार्क, लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और राजरानी का मंदिर। अब इस तरीके से हम लोग अगले टॉपिक में प्रवेश करते हैं जो कि भारतीय परिधान अर्थात इंडियन ड्रेसेज से संबंधित है। और इस अध्याय में हम लोग ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारत के जो महिला और पुरुष है इसमें हम लोग राज्य वाइज पढ़ने का प्रयास करेंगे, अर्थात किस राज्य में कौन सा पोशाक चलता है और महिलाएं कौन सा पोशाक पहनती है और पुरुष कौन सा पोशाक पहनते हैं, इससे संबंधित हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं स्टेज वाइज करके। तो दोस्तों भारतीय परिधान के बारे में बात करें तो सबसे पहले देखते हैं राज्यों के प्रमुख पोशाक और वस्त्र। आगे बढ़ते हैं और इसके स्टेट वाइज हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। राज्यों के प्रमुख पोशाक और वस्त्र से संबंधित सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश राज्य में। दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में पुरुष जो हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं और महिला जो है वहाँ हथकरघा साड़ी और लंगड़ा वोन पहनती है। इसके बाद में अगले राज्य में चले अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य का जो पोशाक है वहाँ पुरुष जो है वो शर्ट लुंगी पहनते हैं और गेंडे के बाल से सजी टोपी पहनते हैं और महिलाएं जो हैं वे अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं लहंगा, उसके बाद में लंबी जैकेट पहनती है। असम में चले तो असम में जो पुरुष होते हैं वे धोती कुर्ता पहनते हैं, उसके बाद में धोती गमछा पहनते हैं, जबकि महिलाएं हैं तो असम की महिलाएं वहाँ मेखला चादर जिसे कि रिहा मेखला भी कहा जाता है वे पहनती हैं। अब हम लोग धीरे धीरे रुख करते हैं और चलते हैं बिहार में। बिहार में जो परिधान है दोस्तों वहाँ के पुरुष पहनते हैं धोती, उसके बाद में मिर्जई कुर्ता और गमछा यहाँ का प्रमुख पोशाक है बिहार का। और यहाँ की जो महिलाएं हैं वो सेंधा आंचल अर्थात कमीज सलवार पहनती है। उसके बाद में चलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में पुरुष पहनते हैं धोती और उसके बाद में पगड़ी, लेकिन महिला वहाँ पहनती है कुचौरा शैली साड़ियाँ और घुटने की लंबाई तक ये पहनती है। अगला चलते हैं राज्य जो देखते हैं हम लोग गोवा में। गोवा का जो परिधान है वहाँ का पुरुष पहनते हैं शर्ट, हाफ पैंट और बांस की टोपी, लेकिन महिलाएं पहनती है नौबारी साड़ी अर्थात 9 गज की साड़ी, उसके बाद में पानो भाजू। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं गुजरात में। गुजरात राज्य में जो पुरुष हैं वे पहनते हैं क्रोनो, उसके बाद में केड़ियू एवं आधुनिक परिधान। उसके बाद में वहाँ की महिलाएं पहनती है घाघरा चनिया चोली, उसके बाद में पटोला प्रिंट दुपट्टा। अगला राज्य देखते हैं दोस्तों हरियाणा के बारे में। हरियाणा राज्य का जो पुरुष हैं वे पहनते हैं धोती कुर्ता, पगड़ी और चद्दर, जबकि महिलाएं वहां पहनती है दमन कुर्ती, ओढ़नी, घाघरा कमीज और आधुनिक परिधान।
इसके बाद में हिमाचल प्रदेश में चलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो पुरुष हैं वे पहनते हैं कुर्ता स्टार्च कढ़े हुए, उसके बाद में हिमाचली टोपी, और महिलाएं वहाँ पहनती है शर्ट जैसी कुर्ती और स्कार्फ सालवर्स घाघरी। और जम्मू कश्मीर की पोशाक के बारे में देखें तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो पोशाक है वहाँ का है दोस्तों फेरन अर्थात घुटनों तक लंबा गाउन, और पुरुष महिलाएं दोनों आधुनिक परिधान पहनती है क्योंकि ये बहुत ठंडा प्रदेश है। इस तरीके से यहाँ का जो पोशाक है वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। अब हम लोग रुख करते हैं झारखंड की ओर। झारखंड की पोशाक को देखें तो पुरुष जो पहनते हैं वे आधुनिक वस्त्र पश्चिमी संस्कृति का पहनते हैं, और महिलाएं जो हैं वो तुषार रेशम साड़ियाँ एवं पार्थन पैंची पहनती है। कर्नाटक को देखें तो दोस्तों कर्नाटक में जो पुरुष होते हैं वे लुंगी और मैसूर पेटा पहनते हैं, जबकि महिलाएं जो हैं वो इलकई साड़ियाँ पहनती है। उसके बाद में केरल को देखें तो केरल में पुरुष पहनते हैं मुंडू अर्थात टखनों तक पहनते हैं मुंडू को। उसके बाद में महिलाओं जो हैं वो मुंडम नेरियम साड़ी पहनती है। अगले स्टेट को देखें तो अब हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य में जो पुरुष हैं वे बांदी धोती जैकेट टोपी पहनते हैं, जबकि महिलाएं लिंगा लुगरा ओसी पहनती है। उसके बाद में महाराष्ट्र को देखें तो महाराष्ट्र राज्य में पुरुष जो है वो धोती पहनते हैं, और महिलाएं जो हैं वो लुगड़ा साड़ी 9 गज की पहनती है। मणिपुर राज्य में चलें तो मणिपुर राज्य के जो पुरुष होते हैं वे पहनते हैं धोती, सिर पर लपेट कर बांधते हैं। उसके बाद में स्मार्ट जैकेट पहनते हैं और हेड गियर पगड़ी बांधते हैं। महिलाओं की बात करें तो मणिपुर की जो महिलाएं होती है वो इनाफी फानेक पहनती है। मेघालय में चले तो मेघालय के जो पुरुष होते हैं वे पहनते हैं दोस्तों जिम्फांग अर्थात बिना कॉलर का कोट पहनते हैं, और महिलाएं वहाँ का जो है वो जैनसेम अर्थात धारा जो कि जिसे धारा भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ खिरवाग पहनती है। फिर हम लोग चलते हैं मिजोरम में। मिजोरम के जो पुरुष होते हैं वे धोती कुर्ता पहनते हैं, और महिला जो है वो पुआन और मिजो पुंछई पहनते हैं। उसके बाद में नागालैंड को देखें दोस्तों, नागालैंड में जो पुरुष होते हैं वे आधुनिक वस्त्र अर्थात किल्ट पहनते हैं। उसके बाद में महिला जो है वो स्कर्ट शाल और एप्रिन पहनती है। आगे बढ़ते हैं ओडिशा में चलते हैं। ओडिशा राज्य के जो पुरुष होते हैं वे धोती कुर्ता और गमूचा पहनते हैं, जबकि महिला जो है वो संबल साड़ी सलवार कमीज पहनती है। पंजाब को देखें तो पंजाब में दोस्तों पुरुष जो है वे तेहमत या तेहमंद कुर्ता पैजामा पगड़ी पहनते हैं, जबकि महिला जो है वो सूट सलवार और घाघरा पहनती है। अब हम लोग देखते हैं राजस्थान के बारे में। दोस्तों राजस्थान में पुरुष जो है वो धोती कुर्ता पैगर शफा अर्थात पगड़ी पहनते हैं, जबकि महिलाओं की बात करें तो महिला जो है वो घाघरा और कांचली पहनती है। सिक्किम राज्य को देखें तो सिक्किम राज्य में पुरुष जो है वो खो पतलून उसके बाद में भूटिया बाखू पैंट पहनते हैं, जबकि महिला जो है वो डमवन अर्थात डुमिदम पहनती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। तमिलनाडु राज्य में पुरुष जो हैं वो धोती लुंगी पहनते हैं, और महिलाएं जो हैं वो साड़ियाँ और चावड़ा अर्थात हाफ साड़ी पहनती है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में पुरुष जो है वो पंच धोती पहनते हैं, और महिलाएं लहंगा वोनी सलवार कमीज पहनती है। जबकि त्रिपुरा को देखें तो त्रिपुरा में पुरुष जो हैं वो लंगोवी उसके बाद में कमरवाल बोरोक पहनते हैं, और महिला जो है वो रिगवनाई साड़ियाँ पहनती है। उत्तर प्रदेश की परिधान को देखें तो उत्तर प्रदेश में पुरुष जो है वो धोती कुर्ता और आधुनिक वस्त्र पहनते हैं, जबकि महिलाएं सलवार सूट और साड़ियाँ पहनती है। उत्तराखंड को देखें तो दोस्तों उत्तराखंड में पुरुष धोती मिर्जा जवाहर टोपी पहनते हैं, जबकि महिला जो है वो घाघरा आवरी धोती कुर्ता पहनती है। अगले स्टेट को देखें दोस्तों पश्चिम बंगाल के बारे में। तो पश्चिम बंगाल में पुरुष जो हैं वे लुंगी धोती और कुर्ता पहनते हैं, जबकि महिला जो है वो साड़ी और सलवार पहनती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भौगोलिक उपदर्शक अर्थात भौगोलिक उपदर्शक जीआई की स्थिति में प्रांत वस्त्र साड़ियाँ। दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर महेश्वर साड़ियाँ और चंदेरी साड़ियाँ हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो जीआई वाला साड़ी है वो है दोस्तों बनारस जरी कला एवं साड़ियाँ, उसके बाद में लखनऊ चिकनकारी।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में दोस्तों हो जाएगा बोमकई साड़ियाँ, उसके बाद में हवासपुरी साड़ियाँ, उसके बाद बेरहामपुर पट्ट साड़ियाँ और खड़ुआ साड़ियाँ, संबलपुरी साड़ियाँ, पिपली एप्लिक वर्क। इसके बाद में आंध्र प्रदेश की साड़ियों को देखें तो उसमें प्रमुख साड़ियाँ जो जीआई प्राप्त साड़ियाँ हैं उसमें आ जाएगा मंगलगिरी साड़ियाँ, वेंकटगिरी साड़ियाँ, उपड़ा उपड़ा जमादानी साड़ियाँ। कर्नाटक की बात करें तो इसमें आ जाएगा इक्कल साड़ियाँ, उसके बाद में मोला कालमोरी साड़ियाँ, उसके बाद में कसूरी कढ़ाई। फिर हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल में जो प्रमुख साड़ियाँ है उसमें आ जाएगा सानित पूरे साड़ियाँ, उसके बाद में धनिया खाली साड़ियाँ और बालूचर साड़ियाँ, कच्चा कढ़ाई साड़ियाँ। केरल की बात करें तो उसमें आ जाएगा बलरामपुरम साड़ियाँ एवं सूती वस्त्र, उसके साथ साथ में कासरगोड साड़ियाँ। आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के राज्य के बारे में। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में जो प्रमुख साड़ियाँ है उसमें आ जाएगा चंपा सिल्क साड़ियाँ। इसके साथ साथ तेलंगाना की बात करें तो उसमें आ जाएगा गढ़वाल साड़ियाँ और सिद्दी पेटी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख साड़ियाँ है जीआई प्राप्त वो है कुल्लू साल, उसके बाद में किन्नौरी साल और चंबा रुमाल। तमिलनाडु को देखें तो उसमें आएगा दोस्तों कोवई कोरा काटन। जम्मू एवं कश्मीर की साड़ियों को देखें तो उसमें आ जाएगा दोस्तों कानी शाल, कश्मीरी पश्मीना। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र में चलते हैं। महाराष्ट्र का जो प्रमुख साड़ी है उसमें आ जाएगा पुनेरी पगड़ी, उसके बाद में पठानी साड़ी। गुजरात को देखें तो उसमें आएगा तंगलिया साल, कच्छ साल और पाटन पटोला। पंजाब को देखें तो पंजाब की जो प्रमुख साड़ी है उसमें आ जाएगा फुलकारी और बिहार की जो साड़ी है उसमें आएगा सुजनी। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं भारत की प्रमुख लोक कलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थात भारत की प्रमुख जो लोक कला है उसको हम लोग स्टेट वाइज करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राज्यों की प्रमुख चित्रकला लोक कला। दोस्तों एक तरफ हो जाएगा राज्य और दूसरे तरफ हो जाएगा उसके चित्रकला का नाम। राज्य के संदर्भ में देखें दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश राज्य को। आंध्र प्रदेश राज्य की जो चित्रकला है उसको कहा जाता है कलमकारी चित्रकला। बिहार की बात करें तो बिहार में जो फेमस चित्रकला है उसको कहा जाता है मधुबनी और मिथिला चित्रकला। उसके बाद झारखंड और बिहार का जो चित्रकला है उसको कहा जाता है जादोपटिया। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की जो चित्रकला है उसे कहा जाता है रंगवाली और उसके बाद में कसूती। हिमाचल प्रदेश की जो चित्रकला है उसको कहा जाता है पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा। कोलकाता पश्चिम बंगाल को देखें तो वहाँ का जो चित्रकला है उसे कहा जाता है काली घाट। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं उत्तर प्रदेश। लखनऊ का जो कला है उसे कहा जाता है चिकनकारी कला। मध्य प्रदेश को देखें तो सुरौती, उसके बाद में नौरता, मूर्ति और तिलंगा। महाराष्ट्र की जो चित्रकला की बात करें तो उसे कहा जाता है बली या बारली। उड़ीसा को देखें तो उड़ीसा में है पट्टचित्र और सौरा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम लोग कहाँ पर दोस्तों, तो गुजरात में। गुजरात की बात करें, गुजरात का जो चित्रकला शैली है उसे कहा जाता है पिथौरा और अथिया। राजस्थान को देखें तो राजस्थान में है फड, मंडाना और लघु। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग प्रवेश करते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जो चित्रकला शैली है उसे कहा जाता है कोल्लम और तंजौर। पंजाब को देखें तो पंजाब को की चित्रकला को कहा जाता है फुलकारी। तेलंगाना को देखें तो तेलंगाना की चित्रकला को कहा जाता है चेरियल और निर्मल। आंध्र प्रदेश की मुग्गुलू, पश्चिम बंगाल की अल्पना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केरल राज्य की चित्रकला को। दोस्तों केरल राज्य की जो चित्रकला है उसे कहा जाता है कमला जट्टू अर्थात कालमेजुथु। उत्तराखंड की कला को कहा जाता है एपन। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है चोकपूर्णा, सोन रखना। राजस्थान की बात करें तो उसे कहा जाता है मडाना। यहाँ तक हम लोगों ने देखा चित्रकला और उस राज्य में चित्रकला को क्या कहा जाता है उससे संबंधित जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे युद्ध कलाओं के बारे में। युद्ध कला के बारे में बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कलियारी पट्टू। कलियारी पट्टू जो युद्ध कला है वो केरल में एक प्रसिद्ध युद्ध कला है। इसकी उत्तर शैली का उद्भव जो है वो परशुराम को कहा जाता है। अगले युद्ध कला की बात करें तो वो है दोस्तों सिलबम्बम। सिलम्बम जो है वो तमिलनाडु और इस कला में लाठी चलाने का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में
थांगटा की बात करें तो थांगटा जो है वो मणिपुर राज्य से संबंधित है और थांगटा भाला के लिए प्रयोग की होता है। अगला युद्ध कला जो है दोस्तों वो है सरित सरक। सरित सरक जो है वो मणिपुर राज्य में है और इसमें निशस्त्र मार्शल आर्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगला कला जो कि है चेबी गदगा। चेबी गदगा जो है वो मणिपुर राज्य में है और ये थांगटा की तरह ही है। उसके बाद में परिखंडा की बात करें तो परिखंडा युद्ध कला जो है वो बिहार राज्य से संबंधित है, बिहार राज्य में प्रचलित है। अगला युद्ध कला को देखें तो वो है दोस्तों थोड़ा। ठोडा जो है वो हिमाचल प्रदेश की है और गतका की बात करें तो गतका पंजाब की है और इसकी शुरुआत गुरु हरगोबिंद सिंह ने किया था। अगला बात करें दोस्तों, अगला युद्ध कला है मर्दानी। मर्दानी जो है वो महाराष्ट्र में है और ये तलवार तथा डोरीदार का प्रयोग किया जाता है। लाठी की बात करें, लाठी युद्ध कला जो है वो पश्चिम बंगाल और पंजाब में प्रचलित है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कट्टू बरसाई के बारे में। कट्टू बरसाई जो है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित युद्ध कला है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है खाली हाथ का संग्राम। उसके बाद में इम्बुआई कुश्ती की बात करें तो इम्बुआई या इम्बुआ यो मिजोरम राज्य की है। उसके बाद में मुष्टि युद्ध जो है वो बनारस अर्थात उत्तर प्रदेश की युद्ध कला शैली है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्काई के बारे में। स्काई जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य की है और ये तलवार ढाल का प्रयोग किया जाता है इसमें। उसके बाद में पेंडा अखाड़ा। पेंडा अखाड़ा जो है वो उड़ीसा राज्य की है और ये नृत्य और संग्राम का सम्मिलित रूप है। इसके बाद बात करते हैं मल्लखंभ के बारे में। मल्लखंभ जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की युद्ध कला है और इसमें रस्सी और पोल अर्थात खंभा का प्रयोग किया जाता है और ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है। उसके बाद में काथी साम की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश की है और मल्ल युद्ध जो है वो दक्षिण भारत की है और ये दो प्रकार की होती है। पहला है दोस्तों परनीपट और दूसरा है आसुरा। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में, जो कि बेहद ही वीवीआई और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये करंट से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है जो कि हम लोग इसका अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में। तो पहला योजना हो जाएगा दोस्तों जनधन योजना। जनधन योजना के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों जनधन योजना जो है तो सबसे पहले ये केंद्र सरकार की योजना है और इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी आरंभिक तिथि है 28 अगस्त 2014, अर्थात 28 अगस्त 2014 को ही केंद्र सरकार के द्वारा जनधन योजना की शुरुआत की गई। और इसमें बात करें दोस्तों तो इसमें अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ने का, जिससे कि उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके, काम किया गया। अर्थात अधिकतम लोगों को बैंक से जोड़ने का काम किया गया जिससे कि उन्हें अधिक से अधिक बचत का प्रोत्साहन मिल सके। उसके बाद में यह योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा संचालित की जाती है। दोस्तों प्रश्न यहाँ पे डायरेक्ट बन सकता है कि जनधन योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों जनधन योजना का संचालन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसकी संचालन की जाती है। उसके बाद में अब तक बात करें तो 46.25 करोड़ खाते, जो कि दिसंबर 2022 तक की अनुमानित आंकड़ा है, इतना खोला गया है। अर्थात अभी तक बात करें तो जनधन योजना के तहत में दिसंबर 2022 ईस्वी तक कुल मिलाकर के अनुमानित आंकड़े की बात करें तो 46.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखते हैं जनधन योजना से संबंधित। तो कह रहा है इस योजना में बैलेंस शून्य होने पर बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेता है। अर्थात अगर आप जनधन योजना के तहत अपने खाते को खुलवाते हैं बैंक में तो आपके अकाउंट में अगर 0 रुपया भी रहता है, शून्य बैलेंस रहता है, 0 बैलेंस रहता है, कोई पैसा नहीं रहता है, तब भी बैंक जो है वो आपसे एक्स्ट्रा शुल्क नहीं मांगेगा। अगला पॉइंट है वो है दोस्तों जनधन योजना पर बीमा लाभ ले सकते हैं, जिसके तहत रुपए 1 लाख का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपया का सामान्य बीमा कवर किया जाता है। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखें हुए है हालिया आंकड़े के अनुसार देश के विभिन्न बैंकों में जनधन खाते में जमा राशि 1.30 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। अगला पॉइंट जो है वो है जनधन योजना से संबंधित कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिलाओं की भागीदारी 55.2% रही है। पहले दोस्तों ये देखने को मिलता था कि बहुत सारे ग्रामीण इलाकों के कमज़ोर वर्ग के जो लोग होते थे, जो गरीब तबके के लोग होते थे, उनके बैंकों में खाता नहीं होते थे, लेकिन जनधन योजना की वजह से बहुत सारे लोगों को भी बैंक में खाते खोलने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केंद्र सरकार की अगली योजना जो है उसके बारे में।
अगली योजना की बात करें तो वह दोस्तों स्किल इंडिया मिशन, अर्थात स्किल इंडिया मिशन के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 15 जुलाई 2015 ईस्वी को, जो कि केंद्र सरकार की योजना है। और इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी आता है। इसके मंत्रालय की बात करें तो ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसका शुरुआत किया गया और इसका उद्देश्य रहा है स्किल इंडिया का मिशन का उद्देश्य गरीबों के बच्चों के, अर्थात गरीब बच्चों के कौशल को उभारना है जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को विराम लगा दी है। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है देश में युवा बेरोजगारी को दूर करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करके युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करना। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, उसके बाद में रोबोटिक्स, बिग डाटा, VR, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि कोर्सों पर ध्यान दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट को, जो कि कह रहा है यह कोर्स जो है वो पूर्णतः निःशुल्क होता है, अर्थात इस कोर्स को करने पर किसी भी परीक्षार्थी को या किसी भी विद्यार्थी को कोई भी शुल्क नहीं देना होता है। इसमें युवाओं को 2 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी मिलता है। उसके बाद वाले प्लान को देखें दोस्तों, अगला स्कीम जो है वो केंद्र सरकार का स्कीम है, वो स्कीम है मेक इन इंडिया स्कीम। मेक इन इंडिया स्कीम की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 ईस्वी से। अगला पॉइंट को देखें तो दोस्तों इसका अगला पॉइंट हो जाएगा वर्ष 2014 में लॉन्च की गई योजना मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि देश को वैश्विक विनिर्माण की क्रिया या कायाकल्प को बदलना, अर्थात इसका मुख्य उद्देश्य रहा है देश को वैश्विक विनिर्माण की कायाकल्प को बदलना। अगला पॉइंट है यह पहल दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों को न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करना है। अगले पॉइंट को देखें मेक इन इंडिया के तहत, जो कि कह रहा है देश के घरेलू सकल उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्ष 2022 तक 16% से बढ़ा करके 25% तक करना है। नियमित आधारित विकास को बढ़ावा देना मेक इन इंडिया की सहायक पहल है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय एक खिड़की प्रणाली। उसके बाद में गति शक्ति, एक जिला एक उत्पाद योजना। उसके बाद वाला पॉइंट है दोस्तों अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु। इसके मंत्रालय की बात करें तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये इसको संचालित किया गया है। अगली योजना को देखें तो दोस्तों इसमें आ जाएगा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत है 25 सितंबर 2014 ईस्वी से। और इसके मंत्रालय की बात करें तो इसमें मंत्रालय आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी बजट की बात करें तो 3000 करोड़ रुपए की बजट है। इसका उद्देश्य रहा है, इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना और ग्रामीण गरीबी को कम करना। अगले पॉइंट को देखें तो अगला पॉइंट है दोस्तों सामाजिक एकजुटता और संस्था का विकास। उसके बाद में शहरी गरीबों को सब्सिडी और शहरी निराश्रय के लिए आश्रय प्राप्त करवाना। अगला जो योजना है वो है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी से। और किस मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य रहा था स्वच्छ भारत का उद्देश्य दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त करना, अर्थात ODF। इसके बाद में अगला पॉइंट को देखें तो अगला पॉइंट है जागरूकता लाकर और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के माध्यम से अस्थायी स्वच्छता के लिए प्रक्रियाएं अपनाना। इसके बाद में अगले योजना की बात करें तो वो दोस्तों अगला योजना है सांसद आदर्श गांव योजना। सांसद आदर्श गांव योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014 ईस्वी से। और प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर के विकसित करना इस योजना का उद्देश्य रहा है। इसके बाद अगली योजना की बात करें तो यह दोस्तों मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 ईस्वी से। और इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों का 2020 ईस्वी तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं या डिप्थीरिया, बलगम, टिटेनस, पोलियो, तपेदिक, खांसरा तथा हेपेटाइटिस बी रोकने जैसे 7 टीके आंशिक रूप से लगे हैं।
इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला योजना जो कि मिशन इंद्रधनुष योजना 2.0 से संबंधित है। यह योजना जो है वो वर्ष 2017 ईस्वी से प्रभावी हुआ था और 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चों का टीकाकरण कवर करना था इस योजना के तहत। फिर इसी योजना का एक और विस्तार हुआ था दोस्तों। इस योजना को विस्तार करके बनाया गया मिशन इंद्रधनुष योजना 3.0। इसका प्रभावी वर्ष यदि बात करें तो ये रहा है 2020-21, अर्थात 2020-21 से ये प्रभावी में रहा है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के कवरेज का विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 ईस्वी में गहन मिशन इंद्रधनुष अर्थात IMI 3.0 लॉन्च किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य असंगठित आबादी तक अपने टीकाकरण के लिए पहुंचना है और साथ ही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी उपलब्ध टीकों की पेशकश करना है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली योजना के बारे में। इसी का विस्तृत योजना रहा है मिशन इंद्रधनुष योजना 4.0। इसका प्रभावी वर्ष रहा है 2022 और इसके तहत सालाना 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम अर्थात UPI के माध्यम से कवर किया जाना है। इसके बाद वाली स्कीम की बात करें, अगली योजना की बात करें तो अगला योजना है दोस्तों पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना। दोस्तों पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 16 अक्टूबर 2014 ईस्वी से और यह श्रम मंत्रालय के द्वारा संचालित है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है दोस्तों स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करके मेक इन इंडिया योजना को लागू करना। और अगला पॉइंट है उद्योगों को श्रम कानूनों और श्रम प्रक्रियाओं में सुधार करना। नेक्स्ट पॉइंट है पूरे भारत में मजदूरों के लिए वेतन सीमा और पेंशन योजनाओं में वृद्धि करना। अगला योजना है दोस्तों वो है हृदय योजना। हृदय योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 21 जनवरी 2015 ईस्वी से और यह विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना इसका उद्देश्य रहा है। और ये जो है वो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा संचालित है। और इसके बजट की बात करें तो इसमें 500 करोड़ रुपए की बजट है। अगला योजना है दोस्तों केंद्र सरकार की, वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 ईस्वी से और इस योजना का जो लक्ष्य है वो रहा है लड़कियों की पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। उसके बाद में इसके मंत्रालय की बात करें तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा ये संचालित है। अगला योजना है दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 ईस्वी से और यह बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन, उसके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना है। अगला योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत रही है 8 अप्रैल 2015 ईस्वी और यह छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर के 10 लाख तक का ऋण देना इसका उद्देश्य रहा है। और इसके मंत्रालय की बात करें तो ये भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा संचालित है। अगला योजना है दोस्तों उजाला योजना। उजाला योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2015 ईस्वी को और यह बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण किया गया था इस योजना के तहत और ये जो है वो विद्युत मंत्रालय के द्वारा संचालित है। इसके बाद में अगले योजना की बात करें तो दोस्तों अगला योजना है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 ईस्वी से और इसके अंतर्गत में 18 से लेकर के 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया था और ये वित्त मंत्रालय के द्वारा संचालित है। इस तरीके से अगली योजना की बात करें तो अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अर्थात प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 ईस्वी को और इसमें 18 से लेकर के 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख रुपया का जीवन बीमा, सालाना की बात करें तो 330 रुपये सालाना का प्रीमियर के तौर पर इसकी शुरुआत की गई थी। इसके मंत्रालय की बात करें तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा संचालित है। अगली योजना की बात करें जो कि केंद्र सरकार की योजना है वो है दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 ईस्वी को और इसके अंतर्गत 18 से लेकर के 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा, दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपये का 12 रुपये प्रति वर्ष के तौर पे किया गया था।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली योजना के बारे में जो कि केंद्र सरकार की है। वो योजना है दोस्तों स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 ईस्वी से और यह जो है वो 2015 से लेकर के 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना इसका उद्देश्य रहा है, जो कि शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा ये संचालित है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली योजना के बारे में जो कि अमृत योजना है। दोस्तों अमृत योजना की बात करें तो अमृत योजना की शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 ईस्वी को और इस योजना के तहत में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना था। और बात करें अमृत योजना की मंत्रालय के बारे में तो इसका मंत्रालय जो है वो है दोस्तों आवासन और शहरी विकास मंत्रालय, अर्थात आवासन व शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा ही इस योजना का मतलब की शुरुआत किया गया या इसका प्रचलन करवाया जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं अगली योजना के बारे में। अगला योजना जो है वो है अमृत 2.0। दोस्तों अमृत 2.0 योजना जो है इसका शुरुआत हुआ था 1 अक्टूबर 2021 ईस्वी को। इसके बाद वाली योजना की बात करें तो ये है दोस्तों केंद्र सरकार का जो अगला योजना है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में। इसकी शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 ईस्वी को और इसके अंतर्गत सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य रहा था। इस तरीके से अगली योजना की बात करें जो कि केंद्र सरकार की योजना है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए। ग्रामीणों के लिए बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 20 नवंबर 2016 ईस्वी में और इसके अंतर्गत सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा था। और इसके मंत्रालय की बात करें तो ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा संचालित है। इसके बाद में अगली योजना की बात करें दोस्तों वो है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 ईस्वी को और इसके अंतर्गत सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य रहा था और यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा संचालित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के बारे में। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 5 नवंबर 2015 ईस्वी को और इसके अंतर्गत घरों व अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना इसका उद्देश्य रहा है। उसके बाद में इसका मंत्रालय जो है इसका संचालन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली योजना के बारे में। अगला योजना है दोस्तों उदय योजना। इसकी शुरुआत 2015 से हुई और इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना इसका उद्देश्य रहा है और यह जो है वो विद्युत मंत्रालय के द्वारा संचालित है। इसके बाद में अगली योजना है केंद्र सरकार की, वो है दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 18 फरवरी 2016 ईस्वी को और इसके अंतर्गत किसानों का प्रीमियम कम करना है और जो अपने खेतों के लिए ऋण लेते हैं उसके प्रीमियम को कम करना है। उसके बाद में इसका संचालन जो है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला जो योजना है वो है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2016 ईस्वी को और इसके अंतर्गत नए उद्यमों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना की बात करें वो है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना की शुरुआत हुई थी 4 मार्च 2016 ईस्वी को और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करना इसका उद्देश्य रहा था। इसके बाद में अगली योजना की बात करें वो है दोस्तों स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत हुई थी 5 अप्रैल 2016 ईस्वी को और इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से लेकर के 1 करोड़ रुपये तक का ऋण देना इसका उद्देश्य रहा था। इसके बाद में अगली योजना की बात करें जो कि केंद्र सरकार की है वो है दोस्तों ग्रामोदय से भारत उदय। ग्रामोदय से भारत उदय योजना की बात करें इसकी शुरुआत हुई थी 14 से लेकर के 24 अप्रैल 2016 ईस्वी को और इसके अंतर्गत इसके तहत देश में सही विकास के लिए गांवों का विकास करने पर बल देना इसका उद्देश्य रहा था। अगला योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 ईस्वी को और इसके अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के परिवार के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य रहा था और इसका संचालन जो है वो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अर्थात ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा ही संचालित होता है और इसका मंत्रालय है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली योजना के बारे में, जो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 है। दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 इसकी शुरुआत हुई थी 10 अगस्त 2021 ईस्वी से और इसके अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। अगला योजना है दोस्तों नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 10 जुलाई 2014 ईस्वी से और ये गंगा नदी को स्वच्छ करना या गंगा नदी की स्वच्छता इसका उद्देश्य रहा था। ये इसके मंत्रालय की बात करें तो ये केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के द्वारा संचालित है। इसके बाद में बात करें अगली योजना के बारे में तो अगली योजना है दोस्तों आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2017 ईस्वी से और इसमें ग्रामीण आजीविकों का मिशन की उप योजना है और यह जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली योजना के बारे में तो अगली योजना है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2017 ईस्वी से और इसके तहत हर घर को बिजली प्रदान करने के लिए योजना बनाना इसका उद्देश्य था। अगला योजना है दोस्तों राष्ट्रीय पोषण अभियान। राष्ट्रीय पोषण अभियान की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 30 नवंबर 2017 ईस्वी से। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट जो कि कह रहा है वर्ष 2022 तक भारत के कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना इसका लक्ष्य रहा है। अगला जो योजना है केंद्र सरकार का यो योजना है दोस्तों गोबर्धन योजना। गोबर्धन योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2018 ईस्वी को और इसके अंतर्गत पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट, बायोगैस, बायो सीएनजी में परिवर्तित करना इसका उद्देश्य रहा था। अगला योजना है वन धन योजना। वन धन योजना की बात करें तो दोस्तों इसकी शुरुआत जो है वो 14 अप्रैल 2018 ईस्वी को हुई थी और इसके तहत वन उपज के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, इसकी उद्देश्य रखा गया था। अगला है पीएम आशा। दोस्तों पीएम आशा की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 सितंबर 2018 ईस्वी को और इसके तहत किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य रहा था। अगला योजना है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत जो कि विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना है, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 ईस्वी को और यह जो है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। उसके बाद में इसके मंत्रालय की बात करें तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा संचालित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले योजना के बारे में। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 सितंबर 2019 ईस्वी को और इसके तहत वृद्धावस्था संरक्षण और लघु एवं सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए ये चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में। दोस्तों बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में तो इसकी शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2019 ईस्वी को और इसके तहत भारत सरकार द्वारा देश में छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्षता आय संबंधी सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य रहा था और यह जो है वो कृषि मंत्रालय से संबंधित है, अर्थात कृषि मंत्रालय के द्वारा ये संचालित होती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली योजना के बारे में। अगली योजना जो है वो है दोस्तों प्रधानमंत्री कुसुम योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत हुई थी मार्च 2019 ईस्वी से और ये किसानों के लिए सोलर पंप और नवीनीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए यह योजना बनाया गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली योजना के बारे में। अगली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में तो इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 2020 ईस्वी से और इसके अंतर्गत सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई एक अन्य वितरण योजना यह है। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के बारे में बात करें
तो जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 ईस्वी को और यह ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल पहुंचाना इसका उद्देश्य रहा है और यह जो है वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संचालित है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली योजना के बारे में। अगला है दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 29 अगस्त 2019 ईस्वी को और ये आसान जीवन शैली से लेकर के दिन प्रतिदिन के जीवन के शारीरिक रूप से सक्रिय तरीके से व्यवहार में परिवर्तन करना इसका उद्देश्य रहा है। अगला योजना है दोस्तों सुरक्षित मातृत्व आश्वासन अर्थात सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसको कि सुमन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 10 अक्टूबर 2019 ईस्वी को और इसमें मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना इसका उद्देश्य रहा है। इसके बाद में अगली योजना है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2019 ईस्वी को और इसमें देश के उन सभी क्षेत्रों में जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना इसका उद्देश्य रहा है। अर्थात देश के उन सभी क्षेत्रों में जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल या भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना इसका उद्देश्य रहा है। इसके बाद बात करें दोस्तों तो स्वामित्व योजना के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें तो स्वामित्व योजना की जो शुरुआत है वो हुई थी दोस्तों 24 अप्रैल 2020 ईस्वी को। 24 अप्रैल 2020 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी और इसके तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का उसकी जमीन का मालिकाना हक देना इसका उद्देश्य रहा था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली योजना के बारे में। अगली योजना है दोस्तों आत्मनिर्भर भारत योजना। आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 मई 2020 ईस्वी से और इसमें जितने भी गरीब और श्रमिक लोग हैं उन्हें आय के साधन प्राप्त करवाना इसका उद्देश्य रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली योजना के बारे में। वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अर्थात PMMSY। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 10 सितंबर 2020 ईस्वी से और ये मत्स्य निर्यात 5 वर्षों में दोगुना करना इसका उद्देश्य रहा था। अगला योजना है दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन योजना। ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत जो है वो वर्ष 2018 ईस्वी से है और इसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा है। अगला योजना है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 नवंबर 2020 ईस्वी से और इसके तहत कोरोना संकट में रोजगार बढ़ाने की दिशा में शुरू हुई थी और इसके तहत नई नौकरियों का सृजन करना और रोजगार का अवसर बढ़ाना इसका उद्देश्य रहा था। अगला योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 ईस्वी से और इसके अंतर्गत कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को कम प्रीमियम वाली बीमा योजना की सुविधा देना इसका उद्देश्य रहा था। अगला योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की बात करें तो इसका शुरुआत हुआ था दोस्तों 15 जनवरी 2021 ईस्वी से और इसके अंतर्गत ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया प्रदान करना है जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ दिए हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं जल शक्ति अभियान अर्थात कैच द रेन के बारे में। दोस्तों जल शक्ति अभियान योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 22 मार्च 2021 ईस्वी को और यह जल संचयन और वर्षा जल का संचयन करना इसका उद्देश्य रहा है। इसके बाद वाली योजना है दोस्तों वो है युवा पीएम योजना। युवा पीएम योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 29 मई 2021 ईस्वी को और इसके तहत उन सभी नवोदित लेखकों को बढ़ावा देना देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों का वर्णन किया गया है इसके तहत। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली योजना के बारे में। अगला योजना है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 8 जून 2021 ईस्वी को और इसमें कोविड में प्रभावित व्यक्ति के विकास में समग्र सुधार करना इसका उद्देश्य रहा है। अगला है दोस्तों जान है तो जहान है अभियान। एक अभियान चलाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा जिसका नाम था जान है तो जहान है और इसकी यदि शुरुआत की बात करें तो इसका शुरुआत हुआ था दोस्तों 21 जून 2021 ईस्वी से।
और इसका उद्देश्य रहा था कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले योजना के बारे में। अगली योजना है दोस्तों निपुण भारत कार्यक्रम। दोस्तों निपुण भारत कार्यक्रम की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 5 जुलाई 2021 ईस्वी को और इसके तहत आधारभूत साक्षरता एवं अल्पसंख्यक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना इसका उद्देश्य रहा था। अगला योजना है पीएम मित्र योजना। पीएम मित्र योजना की बात करें दोस्तों तो इसकी शुरुआत हुई थी 6 अक्टूबर 2021 ईस्वी से और यह भारत टेक्सटाइल का स्तर बढ़ाना और इससे जुड़े लोगों की स्थिति को मजबूत करना इसका उद्देश्य रहा था। अगला योजना है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 13 अक्टूबर 2021 ईस्वी को और इसके अंतर्गत युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य रहा था। इस तरीके से अगला योजना है स्वनिधि से समृद्धि योजना। दोस्तों स्वनिधि से समृद्धि योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल 2020 ईस्वी को और इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को कम ब्याज दर और आसान शर्तों पर काम करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य रहा था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अग्निपथ योजना के बारे में। दोस्तों अग्निपथ योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 14 जून 2022 ईस्वी को और इसके तहत देश के युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती कराना इसका उद्देश्य रहा था। इस तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक को।